हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एनेस्थीसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल का टॉपिक है और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एनेस्थीसिया क्या होता है? आर्टिफिशियल इंड्यूस कंप्लीट पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भाई इसको आर्टिफिशियल इंड्यूस किया जाता है ताकि कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन हो सके। यानी कि एक तो ऐसा होता है कि पेशेंट को हम पूरा ही अनकॉन्शियस कर देते हैं, जैसे सर्जरी के टाइम पे होता है। बहुत सारी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि पेशेंट को सिर्फ सेंसेशन लॉस होती है, लेकिन वो चीज़ देख रहा होता है और उसे पता रहता है कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, बस क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन ही रहती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है विद और विदाउट, यानी कि विद और कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और विदाउट कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं। एनेस्थीसिया इज ए स्टेट ऑफ कंट्रोल, टेम्प्रेरी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। तो इसमें आपको पता ही है कि टेम्प्रेरी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और पेशेंट की जो अवेयरनेस है वो हम टेम्प्रेरी लॉस कर देते हैं। डेट इंड्यूस फॉर थेराप्यूटिक पर्पस, लेकिन इसे हम सिर्फ थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी एनेस्थीसिया दे दिया हो। जो अब हमारा थेराप्यूटिक पर्पस होगा तब हम यूज़ करते हैं। जैसे इंक्लूड है इसमें एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया यानी रिलीफ फ्रॉम पेन, पैरालिसिस यानी मसल रिलैक्सेशन, एमनीशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी और अनकॉन्शियस। तो ये इसमें इंक्लूड होगी। देन बात करते हैं इसके कुछ टायर्ड साइन है। वैसे 3 होता है, मैंने 4 लिखे हैं, तो इनमें से कोई 3 आप लिख सकते हैं। जैसे हिप्नोसिस प्रोड्यूस स्लीप, ठीक है, हिप्नोसिस हो गया। एक होता है एनालिसिया हो गया, ठीक है, वही रिलीफ फ्रॉम पेन। मसल रिलैक्सेशन हो गया और एमनीशिया हो गया यानी लॉस ऑफ मेमोरी। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया की। स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया को हम आल्सो कॉल्ड गुडल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया बोलते हैं, क्योंकि इसको ऑर्थर अर्टनेस्ट गुडल ने ही दिया था 1937 में। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया, इंडक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड होगी डिसोरिएंटेड और कन्फ्यूजन। तो पेशेंट इसमें क्या होगा, पूरा अनकॉन्शियस नहीं होगा, सिर्फ उसे कन्फ्यूजन होगी और डिसोरिएंटेड हो जाएगा पेशेंट। सेकंड स्टेज है स्टेज ऑफ डेलिरियम या एक्साइटमेंट। इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ आई लेसिस रिफ्लेक्स। तो जो भी आई लेसिस रिफ्लेक्स होंगे वो लॉस हो जाएंगे। और ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन यानी स्पॉन्टेनियस ही रेस्पिरेशन इसमें होने लगेगा, देखने को आपको मिलेगा। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया को बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी ऑल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे ही लॉस हो जाएंगे, जैसे कि लॉस ऑफ आईबॉल मूवमेंट, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, लेंजर रिफ्लेक्स और लॉस ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंड मसल रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या होगी, मसल प्रॉपर्ली रिलैक्स हो जाएंगी और जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे लॉस हो जाएंगे। देन बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। इसे हम बोलते हैं ओवरडोज टॉक्सिसिटी। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, सेपरेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्यूपिल डायलेशन। आपको पता होगा जो रेस्पिरेटरी सेंटर माना जाता है वो मेडुलरी ओब्लंगाटा को माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेस्पिरेशन है वो सप्रेस हो जाएगा और जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएंगी। तो ये होगी हमारी फोर्थ स्टेज। अब एनेस्थीसिया रिकवरी, ये टाइम होता है आफ्टर एनेस्थीसिया। इसको हम बोलते हैं इमरजेंस, ठीक है। इफ़ इट रिक्वायर्ड केयरफुल मॉनिटरिंग बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें हम क्या करना पड़ता है कि केयरफुल यानी मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है कुछ कॉम्प्लिकेशन का आफ्टर एनेस्थीसिया। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो फर्स्ट है नोजिया वोमिटिंग आर रिपोर्टेड एट। तो 10 से 15% जो चांस होते हैं वो होते हैं नोजिया वोमिटिंग के। देन नीड ऑफ एयरवे सपोर्ट, एयरवे सपोर्ट की नीड हो सकती है, 7 वो होता है 7 से 10%। और यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। मोस्ट कॉमन अवर 15 ईयर्स, जो 15 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड एज के होंगे उनमें ये देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा 3 से 4% आपको देखने को। और देन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मिलेगा आपको 3 से 4%। और एक मिलता है हाइपोथर्मिया यानी शिवरिंग होने लगती है पेशेंट को और कन्फ्यूजन भी होने लगती है। तो कॉमन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मसल मूवमेंट, 2 से 3% लैक ऑफ मसल मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्स अपीयर आफ्टर 24 आवर, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्स अपीयर होंगे वो होंगे 20 आवर्स के बाद, जो भी लॉस हो गए थे वो फिर से अपीयर होंगे, ठीक है। आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया रिकवरी इज लैरिंजियल रिफ्लेक्स, देन स्वेलिंग रिफ्लेक्स और कफिंग रिफ्लेक्स। तो आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा तो उसमें कि सबसे पहले कौन कौन से अपीयर होंगे। तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्स अपीयरेंस होगा वो होगा लैरिंजियल रिफ्लेक्स, उसके बाद होगा स्वेलिंग रिफ्लेक्स और उसके बाद होगा कफिंग रिफ्लेक्स, ठीक है।
अब बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में फर्स्ट रिफ्लेक्स रीअपियर होता है वो होता है प्लेंटर रिफ्लेक्स, और जो लेट रिफ्लेक्स अपीयर होता है उसे हम बोलते हैं डीप टेंडर रिफ्लेक्स, 2 से 3 वीक में जो अपीयर होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। तो सबसे पहला है जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल या फिर लोकल एनेस्थीसिया। तो जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें भी 2 टाइप्स आएंगी, एक आएगा इनहेलेशन और एक आएगा इंट्रावेनस या इंजेक्टेबल भी इसको हम बोलेंगे। तो इनहेलेशन में 2 टाइप्स आएंगे, एक तो गैस हो जाएगा, एक वेलेटाइल लिक्विड। तो गैस में आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर आ जाएगा, हेलोथीन आ जाएगा, लोराज़ेपाम आएगा और क्लोरोफॉर्म आएगा। वेलेटाइन यानी जो हम भाप के फॉर्म में देंगे, वेपर फॉर्म में, लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो देते हैं, इसमें आ जाएगा इसोफ्लोरेंस, डेसीफ्लोरेंस, सेवोफ्लोरेंस, ईथर, हेलोथीन और क्लोरोफॉर्म। देन बात करते हैं इंट्रावीनस या फिर इंजेक्टेबल की। तो उसमें डाइज़ापाम आएगा, थीनोफेंटोन आएगा, थीनोफेंटोन सोडियम जिसे हम देंगे 3.5 mg पर kg, और ये आएगा प्रोफोफोल, और फ्रेंट्रली आएगा, मिडाजोलाम आएगा। ठीक है, ये सारी डोज आएंगी इंजेक्टेबल में। अब बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। इसमें आ जाएगा लिडोकाइन आएगी, कोकाइन आएगी, जाइलोकिन आएगी, प्रोकाइन आएगी और लिग्नोकाइन आ जाएगी। टॉपिकल सरफेस पे बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, नर्व ब्लॉक कर देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो जाएगा और स्पाइनल एनेस्थीसिया इसमें इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो जो जनरल एनेस्थीसिया होता है सप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड रिजल्ट इन अनकॉन्शियस और लैक ऑफ सेंसेशन। तो भाई जनरल एनेस्थीसिया क्या करेगा, सप्रेस कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पेशेंट क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। गिव बाय यूजिंग आइदर इंजेक्टेड और इनहेल्ड ड्रग। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि इंजेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है और इनहेल फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि हम दोनों तरीके से दे सकते हैं, इंजेक्ट फॉर्म में भी और इनहेल फॉर्म में भी। देन बात करते हैं लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया की। इसमें अभी मैंने आपको बताया था ये लिडोकाइन, कोकाइन, जाइलोकाइन, प्रोकाइन और लिग्नोकाइन ये सारे आ जाएंगे। टॉपिकल यानी जो हम स्किन से देते हैं ऑन स्किन, और इन्फिल्ट्रेशन यानी हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देते हैं नर्व एंडिंग को, सेंसरी नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देंगे इसमें। और नर्व ब्लॉक में इंजेक्टिव लोकल एनेस्थीसिया अराउंड नर्व और नर्व फ्लेक्सिस। तो इंजेक्ट करते हैं हम एनेस्थीसिया को अराउंड नर्व और नर्व फ्लेक्सिस में। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो हम देते हैं L2 L4 के बीच में, जो मोस्ट कॉमन साइड मानी जाती है वो L2 से L4 मानी जाती है। एपिड्यूरल आपको पता होगा, स्पाइनल सबड्यूरल स्पेस में हम इसको देते हैं। अब एक आता है ट्विलाइट एनेस्थीसिया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को कंप्लीट एनेस्थेटिक नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कंप्लीट उसकी लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होती है। इट इज़ एनेस्थेटिक टेक्निक व्हेन माइल्ड डोज ऑफ सेडेशन इज अप्लाइड टू इंड्यूस। ठीक है, जैसे कि एंजाइटी से रिलीफ देने के लिए, हिप्नोसिस यानी स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए, एंट्रोग्रेट एमनीशिया, इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरी। तो एंट्रोग्रेट में भाई क्या होता है कि जो न्यू मेमोरी होती है, ठीक है, इनएबिलिटी है उनमें, उसको वो करने के लिए दिया जाता है। द पेशेंट नॉट अनकॉन्शियस बट सेडेशन ड्यूरिंग।